हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मीकांत सैनी और मैं आज आपको क्लास 10th का जो केमिस्ट्री के अंदर नॉन मेटल और नॉन मेटल है उसके बारे में आज उस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। तो मेटल नॉन मेटल मेटल और नॉन मेटल की हम यदि बात करें, इसमें हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में यदि हम देखें तो इसके अंदर जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जैसे ये है पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे तो एस ब्लॉक होता है, यहाँ पर पी ब्लॉक होता है और यहाँ पे डी ब्लॉक होता है। और नीचे की तरफ जो दो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड होती है दो, उसके अंदर ये वाली एफ ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मेटल यहाँ पे मिलते हैं, नॉन मेटल यहाँ पे मिलते हैं और डी के अंदर तीनों ही कंबाइंड रूप से तीनों ही चीज़ें मिलती है। और जो एफ ब्लॉक होता है वो भी मेटल का होता है। तो हम आगे इसमें बढ़ते हैं। The chemical element is a pure chemical substance consisting of a single type of the atom distinguished by its atomic number। तो केमिकल जो एलिमेंट होता है वो अपने एटॉमिक नंबर की वजह से सब अलग अलग डिस्टिंग्विश होते हैं कि अपना केमिकल जो सब्सटेंस होता है उसके अपने अपने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सारे एलिमेंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एलिमेंट आर मेनली डिवाइडेड इनटू द मेटल और नॉन मेटल। जो जितने भी एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी है अपने न्यू जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब मेटल और नॉन मेटल दोनों ही उसके अंदर एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हैं। देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, दीज आर कॉल्ड द मेटोलॉइड। अब थर्ड प्रॉपर्टी दे रखी है, एक तो मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है और मेटोलॉइड भी होता है। तो मेटोलॉइड क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मेटलोड को समझने के लिए क्या है इसमें कि मेटल और नॉन मेटल को दोनों की जो प्रॉपर्टी को शो करता है वो मेटलोइड होता है। ओके, तो हमने इसमें तीन चीज़ें समझी, एक तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलोइड। मेटल हम आगे पढ़ेंगे, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बारे में मेटलोइड क्या होता है जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की यदि प्रॉपर्टी पाई जाती है तो वो क्या होगा, मेटलोइड होगा। ओके, आगे हम देखते हैं मेटल के बारे में। मेटल्स के जैसे एग्जांपल है आयरन, जो हमारा बहुत सारी चीज़ें लोहे से बनती है ना, वो मेटल होता है। मैग्नीशियम है, कॉपर है, जो कॉपर के वायर बनते हैं, आपको पता होगा कॉपर के अंदर जो वायर है होता है उसके अंदर जो कंडक्टर होता है अंदर की तरफ वो कॉपर का होता है, वो भी मेटल होता है। गोल्ड है, जो अपन ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड भी मेटल होता है। सिल्वर है, वो भी मेटल होता है। तो ये तो मेटल के एग्जाम्पल आपको एग्जाम में सीधा दे सकते हैं कि मेटल के बारे में बताइए और मेटल के एग्जाम्पल के बारे में बताइए। 2 मार्क्स का आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इनके एग्जाम्पल्स को लिख सकते हो। ओके, अब हम नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर होता है। नॉन मेटल कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, फिर उसके बाद में हम मेटलोइड के बारे में बात करते हैं। तो मेटलोइड में कौन कौन सी चीज़ें होती है? मेटलोइड में जैसे इसमें दे रखा है, मेटलोइड में बोरोन है, मेटलोइड में बोरोन है, मेटलोइड में बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? मेटलोइड के, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसे मेटलोइड बोलते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ओके गाइज, अब हम आगे देखते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल इज बेस्ड अपॉन द देयर डिस्टिंक्टली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मेटल और नॉन मेटल को हम क्लासिफाई करते हैं। ओके, इस चीज़ को समझ पा रहे हो आप? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल के रिगार्डिंग हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं। जो हमें विजुअल बाहर से ही हम देख सकते हैं कि हाँ, फिजिकली हम देख सकते हैं कोई रिएक्शन करवा के, किसी एलिमेंट से रिएक्शन करवा के, तो वो केमिकल वाली होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि हम बाहर से ही कोई मेटल है, जैसे लोहा है, आयरन है, तो आयरन को बाहर से देख के हम उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं।
जैसे गोल्ड है, गोल्ड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को बता सकते हैं कि ये एज कम्पेयर टू जो आयरन होता है उससे थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब समझ पा रहे हो आप, बाहर से अपन देख के ही बता सकते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो उसे फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। वी नो द डिस्कस द मोर इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर फिजिकल स्टेट। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब इसका एक्सेप्शन क्या क्या है, मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक एग्जांपल बताइए जो मेटल हो और वो सॉलिड नहीं हो, तो उसका एग्जांपल आप क्या लिखोगे, मरकरी। सीधा आप ये चीज़ लिख के आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, और जो मेटल होते हैं वो जनरली तो सॉलिड ही होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ओके, अब टेम्परेचर अपन इंक्रीज करेंगे। एट रूम टेम्परेचर की बात कैसे है, अब इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। जैसे आयरन है अपने रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो कोई लोहे की कोई अपन चेयर है, तो लोहे की जो आयरन की जो चेयर है वो सॉलिड स्टेट में है। जब अपन हमारे सामने है, हमारे रूम में है, और यदि उसी को ही यदि हम 2500 डिग्री के अंदर किसी हम भट्टी फर्नेस के अंदर अपन जाके उसको गर्म करते हैं, हीटअप करते हैं एट 2500 डिग्री समथिंग, 3000 डिग्री समथिंग, तो उसके अंदर वो पूरा जो आयरन होगा वो पिघल जाएगा, तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो आप रूम टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। तो फिजिकल स्टेट के बारे में हम मेटल के बारे में सोचे तो क्या है, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं। अब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये कोई हमें पता नहीं है। बट ये मरकरी है, जैसे हमारे टेम्परेचर थर्मामीटर जो होता है, तो थर्मामीटर में मरकरी का ही तो सॉल्यूशन उसमें भरा जाता है, ये लिक्विड के अंदर होता है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है, इस वजह से तो इसको प्रीफर करते हैं। तो ये मरकरी लिक्विड स्टेट में होती है एट रूम टेम्परेचर। ओके गाइज, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक लस्टर। अब मेटल है, हम मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मेटल के अंदर मेटेलिक लस्टर होता है। जैसे एक चमक होती है, उसको रगड़ने पर उसको हम कोई भी रफ़ करते हैं, और उसको जैसे ही हम रफ़ करने से उसमें साइन होती है, शाइनिंग सरफेस होती है उसकी, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसकी। ओके, मेटल के अंदर मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस इन देयर प्योर स्टेट। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब समझ में आ गया, एक शाइनिंग चमक होती है, को मेटल के अंदर एक अलग सी चमक होती है, उसे मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। नॉन मेटल आर द मोस्ट मेटल्स आर वाइट और ग्रे। जो मोस्टली जो मेटल्स होता है उनका कलर कौन कौन सा होता है, या तो वाइट होता है या ग्रे होता है। कॉपर इज रेडिश ब्राउन। जो कॉपर होता है उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है कॉपर का कलर। ओके, और गोल्ड का कलर येलो होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ओके, ये लश्टर की प्रॉपर्टी है कि इसमें चमक होती है, तो ये येलो की चमक देगा, और ये कौन सी शाइनिंग देगा, ये रेडिश ब्राउन की शाइनिंग देगा कॉपर। तो उसी तरह ये मेटल के लश्टर के बारे में हमें बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पॉइंट है हार्डनेस के बारे में हम बात करते हैं। मेटल के हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट हार्डनेस में वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। मेटल्स, अब हार्डनेस की बात करते हैं तो मेटल्स तो हार्ड होते हैं, बट एक मेटल ज़्यादा हार्ड है, जैसे आयरन मैंने बताया था। जैसे Fe भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है, बट ये ज़्यादा हार्ड होता है और कॉपर थोड़ा कम हार्ड होता है। ओके, तो मेटल टू मेटल ये वेरिएशन होता है कि हार्डनेस के अंदर, बट ये हार्ड होते हैं, मेटल हार्ड होते हैं। कोई ज़्यादा हार्ड हो सकता है, कोई कम हार्ड हो सकता है। अपन कॉपर वायर को मोड़ सकते हैं, बट आयरन की कोई ज़्यादा है वायर होता है उसी स्ट्रेंथ का, तो उसको मोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें, रेस्पेक्टिव कॉपर के वायर को मोड़ने में। ओके, जैसे इसमें हार्डनेस के बारे में बात करते तो कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, आर क्वाइट हार्ड, बट ऑन ए कॉन्ट्रेरी सोडियम है, पोटेशियम है, आर द सॉफ्ट। अब कॉपर हार्ड होता है, आयरन भी हार्ड होता है, एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है, इनके सबके अपन बर्तन देखते हैं, हमारे यूटेंसिल देखते हैं हमारे किचन के अंदर। बट जो सोडियम और पोटेशियम, आपने सुना भी होगा कभी ना कभी कि सोडियम जो पोटेशियम होता है इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो नाइफ से भी काटे जा सकते हैं, तो उनकी हार्डनेस कम होती है। बट सोडियम और पोटेशियम भी मेटल होते हैं, एल्कली मेटल होते हैं। इस चीज़ का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। सोडियम और पोटेशियम मेटल होते हैं, बट ये हार्ड नहीं होते, इनको नाइफ से काटा जा सकता है। ये भी एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1-2 नंबर का। ओके, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है,
सोडियम और पोटेशियम एक मेटल होते हैं जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं जिससे कि हम नाइफ से भी उसको काट सकते हैं। ओके। और जनरली सभी जो मेटल होते हैं वो तो हार्ड ही होते हैं। ओके। हार्डेस्ट मेटल जो होता है वो क्रोमियम होता है। सबसे हार्डेस्ट जो मेटल होता है वो क्रोमियम होता है। सॉफ्टेस्ट जो मेटल होता है वो सीजियम होता है। एकदम सॉफ्ट जो मेटल होता है वो तो सीजियम होता है, और जो हार्डेस्ट मेटल होता है वो क्रोमियम होता है। हार्डेस्ट क्रोमियम और सॉफ्टेस्ट मेटल सीजियम होता है। ओके। हम अब आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट पे अपन चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, मेलेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। वही हम इस पर डिस्कस क्या करेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मेटल की मेलेबिलिटी क्या होती है और नॉन मेटल की मेलेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम मेलेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि मेलेबिलिटी क्या होती है। मैं आपको पूछूं कि मेलेबिलिटी क्या होती है, तो आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे डिस्क्राइब करोगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो देखो, जैसे कोई ये गोल्ड है, गोल्ड का थोड़ा सा टुकड़ा लिया हमने और इसको पीट रहे हैं। जैसे सोचो, जो चादर वद्दर होते हैं ऊपर, आपको पता है एक आयरन का ही फॉर्म है। आयरन का एक हथौड़ा भी होता है, हैमर भी होता है। हैमर होता है, उसी हैमर को यदि हम गर्म कर दें, उसको बहुत ही हीट टेम्परेचर में गर्म करके उसको पीट पीट के यदि अपन मारते रहें उस हैमर से मारते रहें, तो वो एक समय के अंदर धीरे धीरे वो एक पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल के अंदर, मेटल के तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स समझ में आ गया आपको। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल का हैमर से चोट देने पर एक प्रॉपर कंडीशन में उसका एक पतली शीट में कन्वर्ट होना ही मेलेबिलिटी कहलाता है। कौन कितना मेलेबल है उसको अपन हम अभी देखेंगे। ओके। Now metal are the beaten with the hammer into thin sheets. This property is called the malleability. Okay. तो इसके अंदर हम देख सकते हैं मेलेबिलिटी, जैसे मेटल हैमर्ड इनटू द थिन शीट के अंदर, जैसे गोल्ड है, गोल्ड रखा हुआ है और इस हैमर से उसको बीट कर रहे हैं। तो जैसे इसको बीट करते रहेंगे धीरे धीरे, तो ये एक प्लेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और गोल्ड की सबसे मोस्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है, गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल होता है। गोल्ड क्या होता है, गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल होता है। ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब हम डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले डक्टिलिटी के बारे में जानते हैं। डक्टिलिटी ऐसा होता है, जैसे हमने देखा होगा, जैसे कॉपर होता है, कॉपर के हमने बर्तन देखे हैं, तांबा जिसे हम हिंदी में तांबा बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। तो कॉपर के बर्तन देखे हैं हमने, और हमने पीतल के बर्तन देखे हैं, आयरन के बर्तन देखे हैं। तो इनको कॉपर के हमने वायर भी देखे हैं। तो उस मेटल को जो कि हार्ड है, उस मेटल से हम किस वायर के फॉर्म बना सकते हैं। डक्टिलिटी मतलब किसी मेटल से हम उसको वायर की फॉर्म में कर सकते हैं। इस तरह से वायर की फॉर्म में कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए इनमें सब में यूज में आता है। वायर की फॉर्म में यदि हम बना सकते हैं तो उसे डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके। द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। अब ये सोचो कि यदि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती अपनी लाइफ के अंदर, तो हम क्या करते हैं, इन मेटल में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती तो अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी तो होती ही नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो मेनली जो ट्रांसमिशन जो उसके लिए जो बेस है वो क्या है, वायर है। और वायर कैसे बनेगा, इस मेटल से ही, मेटल को ही पीट पीट के इसको वायर के अंदर कन्वर्ट करने से ही तो बनेगा। और यदि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती तो अपने पास में लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। आप सोच लो कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या होता। तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आप समझ लिए कि डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी द ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज कॉल्ड द डक्टिलिटी। गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। अब देखो, गोल्ड डक्टाइल मेटल भी बहुत ज़्यादा, उसका बहुत लंबा वायर भी बना सकते हैं, और गोल्ड की हम थिन शीट भी बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ की थिन शीट बना सकते हैं। दोनों ही चीज़ में गोल्ड सबसे बेस्ट में आ रहा है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी और मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी दोनों के अंदर आ रहा है। डिड यू नो, यहाँ पे फैक्ट है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम ऑफ द गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ द 2 किलोमीटर। ओके। कितने किलोमीटर,
1 ग्राम गोल्ड को यदि हम लेते हैं तो 2 किलोमीटर जितना हम वायर बना सकते हैं। आप इमेजिन इमेजिन करो कि 2 किलोमीटर कितना कितना लंबा होता है, और सिर्फ 1 ग्राम कितना गोल्ड होता है, और उससे हम 2 किलोमीटर जितना वायर बना सकते हैं। इट्स ए इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट गोल्ड। और इट्स सो इसलिए हम इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल प्रॉपर्टी का मेटल बोलते हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलेबल प्रॉपर्टी का मेटल भी कहते हैं। ओके, दिस इज द लेसन फॉर द मेटल्स गिवन डिफरेंट शेप्स। दिस इज द रीजन्स फॉर द मेटल्स गिवन डिफरेंट शेप्स। यही एक रीज़न है जिससे कि हम मेटल को डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर कन्वर्ट करके हम यूटेंसिल बनाते हैं, अपने नल के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जो हमारे प्लम्बिंग के अंदर जो काम में आते हैं, नल के इक्विपमेंट्स बनाते हैं। जितने भी हम इक्विपमेंट देखते हैं, जिम के इक्विपमेंट देख लो, आप कुछ भी इक्विपमेंट देख लो, इनका एक ही रीज़न है मेटल। यदि इनमें डक्टाइल और मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या होता, हमारे पास में कोई भी चीज़ें हम बना नहीं सकते थे। इनको कन्वर्ट करके, इनको शेप में डाल के हम चीज़ों को नहीं बना सकते थे। तो अब हम देखते हैं 6 पॉइंट है मेटल और नॉन मेटल को डिस्क्राइब करने का, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, तो देखो कंडक्टिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज द थर्मल कंडक्टिविटी। दो तरह की कंडक्टिविटी होती है, होता है इलेक्ट्रिकल और एक थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है, अपने जो एलिमेंट होता है, जैसे एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, जैसे कॉपर है तो कॉपर के अंदर 2 8 समथिंग ऐसे आउटर जो सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं। तो आउटर जो सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो रिमूव हो सकते हैं, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं फ्री होके। तो उन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। आप फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक आएगा उसमें कनेक्टिविटी को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलते हैं, आउटर सेल ऑफ द एनी ऑफ एलिमेंट। जैसे कॉपर है तो कॉपर का जो एलिमेंट होता है, जो एटम होता है कॉपर का, जैसे 1 सेल है, 2 सेल है, हम इसको डेप्थ में आगे पढ़ेंगे। जैसे इसके बाहर आउटर सेल में तीन तीन एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ये रिमूव होने के बाद में जैसे सॉरी सर, जैसे बाहर सेल के अंदर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, और उसको हम यदि रिमूव करते हैं, हीट टेम्परेचर देते हैं, कुछ फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई वोल्टेज लगाते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के बाद में ये इनकी मोशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी के बारे में समझ गए आप। तो इसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। ओके, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग कॉपर एंड गोल्ड। अब देखो, हम कॉपर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर के अंदर, और गोल्ड से और कॉपर से, दोनों से सबसे ज़्यादा जिसकी बेस्ट कंडक्टिविटी होती है वो किसकी होती है, सिल्वर की। अब ये पूछ लिया आपसे, सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी किसकी होती है, सिल्वर की। आपको ऑप्शन मैच कराने के लिए दे दिया, जैसे सबसे बेस्ट कंडक्टिविटी सिल्वर लगाना है आपको, सबसे ज़्यादा मेलेबल गोल्ड लगाना है आपको, सबसे ज़्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी रखने वाला मेटल सिल्वर लगाना है आपको, ओह सॉरी गोल्ड लगाना है आपको। डक्टाइल और मेलेबल के अंदर तो आपको गोल्ड लगाना है, और सिल्वर अपने को सिर्फ कंडक्टिविटी के अंदर लगाना है। और अब फिर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि कॉपर कॉपर के हम वायर यूज़ करते हैं, सर यदि सिल्वर की अच्छी कंडक्टिविटी है तो हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिल्वर क्यों यूज़ नहीं करते, हम कॉपर क्यों यूज़ करते हैं, फिर सिल्वर करना चाहिए ना हमें तो यूज। तो स्टूडेंट्स में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिल्वर को हम इसलिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इकोनॉमिकल भी प्रोस्पेक्ट होता है हमारे सामने। यदि सिल्वर के हमारे पास ऑर्नामेंट होते हैं, कोई भी ज्वेलरी हम ऑर्नामेंट पहनते हैं, वही इतने चीप, इतने एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम इनको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे वायर के अंदर प्रेफर कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझो। कॉपर क्या है, कॉपर हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसकी कॉस्ट हमारे पास कम है, और कॉस्ट कम है तो हम कॉपर को इजीली यूज कर सकते हैं। बट सिल्वर को इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हाँ, कंडक्टिविटी है कम है, कोई बात नहीं, कॉपर की कंडक्टिविटी रेस्पेक्टिव सिल्वर की है, बट है कंडक्टिविटी, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, कॉपर थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से हम कॉपर को यूज़ कर लेते हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी वायर और ट्रांसमिशन के अंदर। ओके, कॉपर इज़ द ऑफन यूज इन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में कॉपर ही यूज होता है। ओके, तो कुड यू गिव द रीजन, मैंने आपको रीजन आपको बता ही दिया है।
तो इस चीज़ को आप और सर्च करना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पर सर्च करना कि कॉपर की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर यूज क्यों आता है, आपको यही रीज़न मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। और भी आप सर्च करना, गूगल पे सर्च करना, यूट्यूब पर सर्च करना, चीज़ों को देखना सीखो। जब तक आप ये विजुलाइज़ नहीं करोगे, आप जब तक चीज़ों को सीखना सीखना स्टार्ट नहीं करोगे ना, जब तक आपकी स्टडी का कोई मतलब नहीं है। आप इनिशियली ही इतना अवेयर रहो चीज़ों के प्रति कि यार ये चीज़ हो क्यों रही है, क्या हो रही है, और अपने प्रैक्टिकल कुछ ना कुछ करते रहो। अपने कुछ इक्विपमेंट्स को खोल के उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहो कि ये ट्रांसफार्मर होता है, जैसे टीवी के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, आपको पता हो तो वहाँ पे वायर होता है, उसकी वाइंडिंग कैसे होती है। अब आप इसकी बात कर रहे हैं, जैसे अपन चैप्टर में पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर, तो हम ट्रांसफार्मर को हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर जैसे हम टीवी से पहले पुरानी जो टीवी जो होती थी, उसके अंदर ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं, बहुत जगह छोटे-छोटे ट्रांसफार्मर मिल जाते हैं आपको कन्वर्ट करने के लिए। तो आप ट्रांसफार्मर की प्रॉपर्टी देखो, क्योंकि हमारे अपने 10th में इनमें सब में आता है। छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन आती है, ट्रांसफार्मर के बारे में आती है, जनरेटर के बारे में आती है। तो हम इन चीज़ों को समझना जब तक सीखेंगे नहीं, स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और यदि आपको अपना फ्यूचर यदि साइंस बैकग्राउंड में देखना है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है और चीज़ों को समझना ज़रूरी है। नहीं तो फिर बाद में आपके पास में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको ना तो प्लेसमेंट मिलेगा, ना आपको अच्छी सी जॉब मिलेगी। ओके गाइज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना आप। The electrical wires that every electrical current in our houses are provided with a non-conducting coating of the PVC in order to prevent the necked wire to give an electric shock which might be fatal। अब देखो इसके अंदर क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास कॉपर का वायर है, तो आप बोलोगे सर हम तो सिर्फ कॉपर का वायर लगाना चाहते हैं, वो उसके ऊपर जो पीवीसी की जो कोटिंग होती है ना प्लास्टिक वाली, हम नहीं लगाना चाहते। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है। इस चीज़ को मैं क्या बताऊँ, ये तो आपको भी पता है कि यदि हमने लगा लिया ना और हाथ लग गया ना हमारा, तो हमारे तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आपको भी पता है। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या बोला कि पीवीसी की कोटिंग हमें ज़रूरी होती है। ओके, कोई सा भी इलेक्ट्रिक वायर है, नेक्ड वायर है, तो नेक्ड वायर अपन लगा तो लें, बट गलती से टच हो गया अपना हाथ, तो क्या होगा अपना, अपन चल बसेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पीवीसी की कोटिंग हम प्लास्टिक की क्यों करते हैं किसी भी वायर के ऊपर। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया आपको, तो आपको जवाब देने का तरीका होना चाहिए, और जवाब अच्छे से एक्सप्रेस करने का आपको आना भी चाहिए वो उसका जवाब। अब सेकंड जो कनेक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अब सेकंड कनेक्टिविटी, थर्मल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट। जो हीट होती है उसके अच्छे कंडक्टर होते हैं कौन, मेटल। अब हीट क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, अपन धीरे धीरे इन चीज़ों को समझेंगे। सिल्वर और कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट जो उष्मा, हिंदी में इसको उष्मा बोलते हैं। हीट जो होती है, तो उसके सिल्वर और कॉपर बहुत अच्छे उसके बेस्ट कंडक्टर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का जो सोर्स है वो क्या है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमें अभी मैंने बताया था ना आपको, अभी क्या बताया था मैंने, जैसे आउटर सेल के अंदर कोई भी एलिमेंट है, जैसे कॉपर का एलिमेंट है, कोई भी कॉपर का वायर है, तो उसके जो बाहर के सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हमने कोई फोर्स अप्लाई करा, वोल्टेज जैसे अप्लाई करा जनरेटिंग स्टेशन पे, हमारा वोल्टेज अप्लाई होगा, जैसे वोल्टेज अप्लाई होगा यहाँ से जो वायर के थ्रू हम इसको वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो इसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इमर्ज आउट हो जाते हैं, और ये इसका मूवमेंट होता है थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन। और इनका यदि ये मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसी तरह हीट का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आपको पता हो एक हीटर होता है, आपको पता हो तो एक हीटर होता है, इसमें ये नाइक्रोम की लगी हुई रहती है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। ओके, और हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोड्यूस करी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर सेल के अंदर ये जाएंगे, इनका मूवमेंट होगा, और उन मूवमेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ही हमें कोई भी अपन इस पर टी मेक कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं, राइस को हम बॉईल कर सकते हैं, कुछ भी हम उस हीट की वजह से कर सकते हैं। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी में समझ में आ रहा है। कोज इलेक्ट्रिसिटी का कोज जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हीट होता है।
हीट से हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से हमें हीट मिल सकती है। ओके, हीटर का एग्जांपल से आप समझ सकते हो। और उस जो हम अभी बोल रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से आप तो समझ ही सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने 2-3 बार समझा दिया, और हीट के बारे में आप हीटर से समझ सकते हो। तो सिल्वर और कॉपर का बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट शायद आपको पता होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम पानी को, कोई भी वाटर है उसको, वाटर को हम स्टोव पर चढ़ाते हैं। ओके, गर्म है यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा कोई कंटेनर है, इसको गर्म करते हैं। तो हम यदि देखते हैं कि ये उबलने लग जाता है, बॉईल होने लग जाता है, उबलने लग जाता है, ये बुलबुले जैसे उठने लग जाते हैं ना ऊपर, उसकी स्टीम बनने लग जाती है, उबलने लग जाता है, तब हम यदि थर्मामीटर लगा के इसको टेस्ट करें तो उसका जो टेम्परेचर आता है 100 डिग्री होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी लिक्विड का वह टेम्परेचर जहाँ पे वह बॉईल होने लग जाता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आइस क्यूब है, फिश से हमने बाहर रखी, और फिश से बाहर रखी और ये धीरे धीरे पिघल रही है। ओके, पिघल के पानी बन गई, और उस समय जैसे ही पानी बन गई, उसका हमने थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक करा तो 0 डिग्री आता है। 0 डिग्री आता है। तो अब इस चीज़ को समझ सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेटल्स जनरली हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। As atoms of the atom are packed closely and have the strong forces of attraction between them। अब इसमें हमने चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे थे, मेटल आर द हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अब इनका रीजन यहाँ पे इन लाइनों में दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। कैसे, मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा था कि जो मेटल होता है उसके आउटर सेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, ये चीज़ आप नोट कर लेना। मेटल के अंदर आउटर सेल के अंदर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन के अंदर अपन इसको लिख सकते हो आप एग्ज़ाम के अंदर। और जो नॉन मेटल होता है उसके जो आउटर सेल के अंदर होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइज, उसके अंदर होते हैं 4, 5, 6, 7। ओके, ये आउटर सेल के अंदर होते हैं नॉन मेटल के। ओके, ये नॉन मेटल के आउटर सेल में होते हैं, और मेटल के 1, 2, 3 होते हैं। तो जो मेटल के ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इजीली इमर्ज आउट हो सकते हैं आउटर सेल से। और जैसे इमर्ज आउट हो सकते हैं, इनकी जो मेटल की जो बॉन्डिंग होती है बहुत ही टाइट क्लोजली पैक होते हैं। बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे मिलता है हमें, क्लोजली पैक्ड क्लोजली होते हैं, इसलिए इनका जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है मेटल का। मेटलिक जो बॉन्डिंग होती है, जितनी भी बॉन्डिंग होती है उनमें से सबसे ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ओके, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही वो इनकी बॉन्डिंग टूटेगी तभी तो जाके बॉइलिंग पॉइंट आएगा, उसकी स्टीम बनेगी वाटर की। तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एक्सेप्शन हम देखते हैं, गैलियम की बात करते हैं, मेटल के अंदर ही इसका मेल्टिंग पॉइंट 302 केल्विन है, और सीजियम का है मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन है। अब 303 केल्विन का आप समझ रहे हो, 303 केल्विन जैसे 273 केल्विन पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप सेंटीग्रेड में समझ पाते हो इन चीज़ों को। तो 273 केल्विन पर क्या होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 303 का मतलब कितना हुआ, तो अब देख लो ये अराउंड 30 समथिंग आ रहा है। तो सिर्फ 30 डिग्री जो अपना जनरली रूम टेम्परेचर होता है, ओके, जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें ही ये क्या होता है, सीजियम एक लिक्विड स्टेट में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पिघल जाता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना कम होता है, कितना कम टेम्परेचर होता है। उसी तरह गैलियम का 302 केल्विन है, इसका भी कितना कम होता है, वही आप माइनस कर लो, 302 माइनस 273। ओके, तो ये रूम टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड स्टेट में अपने को मिलते हैं, और ये मेटल है और ये रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, और सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट कम है। हाउ द वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दीज मेटल्स मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन द पाम। हमारी हथेली में यदि रख दें इन मेटल्स को, तो हमारे हथेली में रखते ही ये पिघल जाएंगे। ओके, ये मेल्ट हो जाएंगे अपनी हथेली पे, अपने पाम पे रखने पर ही। अब हम आगे बढ़ते हैं। Okay, hope you guys you like it.